योर लिटरेचर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर क्या है? आपके वेद, आपके उपनिषद, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है आने। साउथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो आपका संगम लिटरेचर हो, चाहे वो पल्लवास का टाइम पीरियड हो, चाहे आपका सतवाहनास का टाइम पीरियड हो, चाहे वो चोलास का टाइम पीरियड हो। वर्ड मीनिंग्स ग्लॉसरी इज इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट हिस्ट्री, क्योंकि वो चीज़ हमको मतलब सिखाती है, समझाती है किस तरीके से चीज़ों की डेवलपमेंट हुई। तो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर खास ध्यान देना है। अगर एक ऐसा टॉपिक जो मिडिवल हिस्ट्री में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कंसिडरिंग द करंट ट्रेंड्स, इज योर विजयनगर एम्पायर। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। अगर हिस्ट्री में से 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से एक क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से आ रहे हैं, इट इज योर चांस, डू नॉट मिस इट, डू इट thoroughly. Hello dear students, my name is Justine Kaur and I am your history faculty at Sarthi IAS. I welcome you all to today's session. Thank you for stopping by. So in today's session we are going to talk about what are those areas which will give you maximum rate of return in your prelims examination from the history portion. अगर हमको ये समझ में आ जाए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ पर ध्यान देना है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, चीज़ें थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो आज के सेशन में मैं आपको उसी एरिया में हेल्प करूँगी। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्विकली डिस्कस ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज योर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, उनके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड विद इन दोज टॉपिक्स कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको काम करना है, उसके बारे में हम क्विकली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। बाय दिस वीडियो बाय नो मीन्स आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप सिर्फ इसी को करके चले जाए और काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑल थीम्स ऑफ द सब्जेक्ट आर इम्पॉर्टेंट। उसको एक बेसिक लेवल पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ थीम्स रेकरिंग होते हैं, कुछ थीम्स हम ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं हर साल रिपीट होते हुए। जैसे आप सबको एक थीम पता है, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म, सबको पता है वो आना ही आना है, बट उसमें से क्या आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से एरिया से क्वेश्चन आएंगे, वो हमको पता नहीं होता है। तो आज मैं ऐसी चीज़ों में आपको हेल्प करूंगी कि सारे थीम्स तो करने ही करने हैं, बट उस थीम में हमको ध्यान कहाँ पे देना है ताकि हमको पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड, तो एग्जाम में जाकर हमको शॉक ना लगे। तो पहला थीम हम डिस्कस करते हैं आपका प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री अगर आप सबको पता है, ये ऐसा टाइम पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है जहाँ पे आपके कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एक्सकवेशंस के थ्रू चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो नेचुरली ये जो आपकी पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, चाल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक एज है, यहाँ पर आपके मटीरियल एविडेंसेस आपको मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्सकावेशंस और साइट्स को करें, और यूपीएससी इस एरिया में से यही चीज़ हमेशा पूछता है। तो लोकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मैं रीसेंट ट्रेंड्स के ऊपर बताऊं तो देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन इनामगांव, भिमबेटका, देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन बुर्ज़होम, देन गुफक्राल, चंद्रकेतुगढ़, और उन्होंने साफ साफ पूछा हुआ है कि यहाँ पर क्या मिला है, क्या एक्सकवेट किया है। तो वो लोकेशंस, कौन से एरिया में वो लोकेशन है, कौन सी स्टेट में है, कौन सी नदी उसके आसपास बहती है, और वहाँ पे क्या यूनिक हमको मिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपकी प्री हिस्ट्री में से लोकेशंस को खास कर करना है, क्योंकि वही हमारा एक मात्र सोर्स है जिसके बारे में हमको, जिसके थ्रू हमको एंशिएंट हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पता चलता है। फिर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के, बोथ प्री एंड मेंस में यूपीएससी का फेवरेट चैप्टर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो चैप्टर है जहां पर हमको समझ में आता है कि एक रिटन रिकॉर्ड तो है, लेकिन वो रिटन रिकॉर्ड को डिसाइफर नहीं किया गया। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इस चैप्टर में? नेचुरली मटीरियल कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स मटीरियल कल्चर, क्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी एंड द सिटीज। इट्स अ सिविलाइजेशन, तो सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें मेरी रिकमेंडेशन आपको होगी, जितनी भी साइट्स हैं इंडस वैली की, जितनी हो सकती हैं आपके बेसिक सोर्स या क्लासेस में जो मैं आपको कराऊंगी,
प्लीज़ वो साइट्स को बहुत अच्छे से करिएगा, उसके यूनिक फीचर्स और उसी के साथ साथ क्या मटेरियल कल्चर मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको बहुत सारी चीज़ों का समझ में आता है, जैसे आपके ब्रॉन्ज एजेस को बोला जाता है, वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रॉन्ज टूल्स, स्टोन टूल्स, पॉटरी, डांसिंग गर्ल, इनफैक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया इसी साल कि द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज द डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ व्हाट। तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मटेरियल कल्चर के ऊपर आपको याद रखना है, कोई सील्स है, पॉटरी है, जैसे आपका प्रोटोशिवा सील है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर प्लीज़ ध्यान देना। ओके, सो वैदिक एज इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड यहाँ पर अनलाइक योर प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इज जहाँ पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं बट हमको उनकी समझ नहीं है, अभी हमने उनको डिसाइफर नहीं किया है। तो मटेरियल कल्चर आर्कियोलॉजी के थ्रू ही हमको पता है, दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट वैदिक एज में ऐसा है जहाँ पे लिटरेचर के थ्रू मोर देन योर आर्कियोलॉजी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वैदिक एज में नेचुरली योर लिटरेचर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर क्या है? आपके वेद, आपके उपनिषद, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है आने। और ऋग्वेद में आपके उपनिषद में हमारी सोसाइटल नॉलेज को दर्शाया जाता है। तो लर्निंग्स फॉर रिलीजन फिलॉसफी, उसी के साथ साथ आपके सोशल स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर दो सोशल स्ट्रक्चर्स? कास्टिज्म, देन योर वुमेन, है ना, किस तरीके से इनकी पोजीशन बदलती है। तो ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान में देना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वन थिंग अबाउट वैदिक एज इज दैट आपको लिटरेचर्स के बारे में समझना है, ऋग्वेद और उपनिषद्स में क्या मेंशन्ड है, थोड़ी बहुत डिटेल्स हम उसकी करेंगे। उसी के साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको वैदिक पीरियड के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बुद्धिज्म, जैनिज्म, अब ये टॉपिक कौन नहीं जानता है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि इसमें कौन से थीम्स आएंगे। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपके की प्रिंसिपल्स हैं। कई दफ़े क्वेश्चन आए हुए हैं कि जैनिज्म के की प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, बुद्धिज्म के की प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कीवर्ड्स पूछ लेते हैं कि दिस टर्म मीन्स व्हाट इन बुद्धिज्म। तो ऐसे एरियाज के ऊपर आपको ध्यान देना है जहां पर आपको वर्ड्स लाइक विच आर प्रिंसिपल बेस्ड, जैसे बुद्धिज्म में अनिच्चा है, आपके जैनिज्म में शायदवाद है, जैनिज्म में सोल का बहुत ज़्यादा रोल है, बुद्धिज्म में सोल का उतना रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे की प्रिंसिपल के ऊपर हमने खास ध्यान देना है। यही वन वर्ड क्वेश्चंस बन जाएंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनके कुछ सेक्ट्स दे हैव गॉन अ बिट डीपर, अ लेयर डीपर, कि इनके जो सेक्ट्स हैं, जो बुद्धिज्म जैनिज्म जिस शाखाओं में बटा हुआ है उनके बारे में डिटेल में पूछ लेते हैं। इट इज़ बियॉन्ड हीनयाना बुद्धिज्म एंड महायाना बुद्धिज्म, और भी इनके सबसेक्ट्स हैं। सिमिलरली आपके जैनिज्म के दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट को छोड़कर उनके आगे भी सेक्ट हैं, तो उनके बारे में प्लीज़ पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लिटरेचर, दिस आई कैन नॉट stress enough, literature is a very important segment in your Buddhism, Jainism। तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से लिटरेचर लिखे हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर बुक्स बुद्धिज्म में लिखी गई हैं, जैनिज्म में लिखी गई हैं, किस भाषा में लिखी गई हैं, किस बारे में बात होती है, तो ये बेसिक चीज़ें हमको करनी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ में आर्कियोलॉजिकल एरियाज, बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे केव्स हैं, जैनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे एरियाज हैं, उनके बारे में नॉलेज, और साथ ही साथ इनकी डिक्लाइन और राइज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में वो आ जाता है। बुद्धिज्म में जैसे आपका स्तूपाज एंड ऑल ऑफ दैट, केव्स हैं, है ना, विहाराज हैं, उनके बारे में ना सिर्फ उनके मतलब समझो, बट कहाँ कहाँ केव्स मिले, किस रिवर के पास केव्स मिले, क्या वहाँ पे फाइंडिंग्स थी, क्या कोई पेंटिंग है जिसका कोई डिस्टिंक्ट नेम है, वो एरियाज के ऊपर हमको ध्यान देना है। फाइन, सो दैट इज अबाउट बुद्धिज्म, जैनिज्म। और भी बहुत सारे, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धा को किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, 3 नाम लिखे हुए हैं, एंड दे आस्क यू कि क्या बोलते हैं इनको, शाक्य मुनि बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम महाजनपद के पीरियड की बात करें, व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट महाजनपद, यहाँ पर पहले पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुए थे, पॉलिटिकल किंगडम शुरू हुए थे। अगर हमारे पास कोई ठोस अंडरस्टैंडिंग है ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स इन आवर एंशिएंट इंडिया, इट्स द महाजनपद पीरियड। आपके 16 महाजनपद है, 16 किंगडम्स हैं, जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है कि क्या वो किंगडम का नाम है, क्या उसकी कैपिटल है, उसकी बेसिक नॉलेज पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में जानना ज़रूरी है। वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि जहां जहां जिस पीरियड की स्पेशलिटी है,
जो उसका मेजर नेचर है। यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, मिडीवल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स वो नहीं होते हैं, पहले से इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट प्री हिस्ट्री, व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल ओवर द प्लेस, और उनको समझ में नहीं आता क्या ध्यान देना है क्या नहीं, और पेपर में चीज़ें फिर फेमिलियर लगती है लेकिन श्योर नहीं होती है। तो मेरा काम आपको सिलेबस के कुछ बेसिक हाईलाइट्स के बारे में बताना है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ताकि आपको समझ आए ध्यान कहाँ देना है। फाइन। तो महाजनपद के पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनके किंगडम्स के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है, और उनके कैपिटल्स के बारे में भी समझना। ठीक है जी, सो दैट्स अनदर थिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मौर्याज। मौर्याज में ऑलमोस्ट सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियड आपके चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे आपके कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्ता, चाणक्य, कौटिल्य। तो उनका अर्थशास्त्र मेगास्थनीज इंडिका, ठीक है, ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। उसी के साथ साथ चाइनीज वर्क्स लाइक फायान वो भी आए थे यहाँ पर। तो इनके बारे में आपको समझना जरूरी है। ये आपके लिटरेरी सोर्सेज हो गए। उसी के साथ साथ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पॉलिटिकल लेवल पर हेवी एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस अगर हम अभी तक किसी थीम को देंगे, वो है आपका मौर्यन एंड देन गुप्ता पीरियड। तो आपको ये चीज समझनी है। उसी के साथ साथ अशोका का टाइम पीरियड, अशोका का धम्मा, उनके कहाँ कहाँ पर उनकी जो एडिक्ट्स हैं, अशोका के धम्मा के फैलाव के लिए कहाँ कहाँ वो एडिक्ट्स पाई जाती है, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एपिग्राफिक सोर्सेज हैं, वो लोकेशंस के बारे में, वहाँ पर कौन सी एडिक्ट है, उसके ऊपर कौन सा एनिमल बना हुआ है, आप सबने पढ़ा होगा, रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है। तो उनके बारे में नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ लिटरेचर। तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कर अगेन लोकेशंस और उनकी डिटेल्स के बारे में आप याद रखना। ओके, और ये सब हम क्लास में करेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम गुप्ता पीरियड के बारे में बात करें, it is known as the golden age, as the classical age of Sanskrit literature. So that is why many questions from literature, Sanskrit literature comes from this period. तो literature तो हमको करना ही करना है। कालिदास के बारे में सुना होगा आपने, but he was not the only one. उसी के साथ साथ it is a golden period for temple architecture. Different type of temples develop होते हैं नॉर्थ इंडिया में, और उनके contemporary साउथ इंडिया में भी टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हो जाता है। तो आपको ये चीज पे खास ध्यान रखना है। वन इज योर एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड आपका लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, थर्ड इज योर आर्किटेक्चर। उसको डिटेल में करेंगे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल नेम्स, टेम्पल लोकेशंस, वहाँ के यूनिक फीचर्स एंड डेवलपमेंट, उन फीचर्स का मतलब क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, सो दैट इज वन थिंग। अब हम बोलते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री। देखो, ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी को मैंने अलग से सिर्फ इस चीज के लिए लिखा है क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। आजकल यूपीएससी मार्जिनलाइज्ड एरियाज पे ध्यान देता है। मार्जिनलाइज्ड एज इन जो पहले यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछ रहे थे। साउथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो आपका संगम लिटरेचर हो, चाहे वो पल्लवास का टाइम पीरियड हो, चाहे आपका सतवाहनास का टाइम पीरियड हो, चाहे वो चोलास का टाइम पीरियड हो। जैसे चोलास के लिए आपकी बोथ टेम्पल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लवास का टेम्पल बिल्डिंग, इनफैक्ट जो आप डिफरेंट स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हो, जैसे नगरा, द्रविड़ा, यहाँ से ही शुरू है। पल्लवास एंड चोलास ने उसको आगे बढ़ाया। उसी के साथ साथ सतवाहनास, इनकी कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आया है, सिटीज के ऊपर क्वेश्चन आया। संगम लिटरेचर तो आप सब जानते हैं, यहाँ का लिटरेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्या उसके मायने हैं। तो ये एरियाज पे हमको खास करके ध्यान देना है। एंड अब अगर मैं समराइज करूं, आप पढ़ तो रहे हो सब कुछ, पूरी की पूरी बुक पढ़ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री पे या नोट्स पढ़ रहे हो, तो आपकी जो बाज की आंख होगी वो कहाँ जाएगी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लोकेशन। जहां पे आपको मैप्स दिख रहे हैं, जहां पे आपको लोकेशंस दिख रही हैं, इट्स अ ग्रीन फ्लैग, यू gotta डू इट। उसी के साथ साथ लिटरेचर, लिटरेरी सोर्सेज हमारी इंफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो कौन सा लिटरेचर, किसने लिखा, किस भाषा में लिखा, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा, क्या उसके की आइडियाज थे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और जिसने वो लिटरेचर लिखा, क्या उस इंसान के कोई और, उस ऑथर के कोई और लिटरेचर भी हैं जो हमें मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं?
तो इस लेवल पर आपको लिटरेचर को करना है। उसी के साथ साथ टर्मिनोलॉजीज, ये तो मैं बहुत दफ़े आप सबको बता चुकी हूँ, वर्ड मीनिंग्स, ग्लॉसरी इज़ इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट हिस्ट्री, क्योंकि वो चीज़ हमको मतलब सिखाती है, समझाती है किस तरीके से चीज़ों की डेवलपमेंट हुई। तो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर खास ध्यान देना है। और उसी के साथ साथ क्रोनोलॉजी खास करके जो आपका अर्ली मिडीवियल पीरियड है ना, जो गुप्तास का एम्पायर जब वो टूटता है, बिखरता है, उसके बाद जो नेक्स्ट एम्पायर्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनकी क्रोनोलॉजी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और यूपीएससी वहाँ पे ही अटैक करता है। बहुत मुश्किल है उसको याद करना, लेकिन अगर हमको पता हो उसमें से 1 या 2 सवाल आ रहे हैं और पॉसिबिलिटी है, इट्स वर्थ योर एफर्ट। ठीक है जी, तो ये आपका एंशिएंट पीरियड है और हर एक चैप्टर में से जो जो मेजर चीज़ें आपको डेफिनेटली ध्यान में लानी है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं आपकी मिडीवियल हिस्ट्री। मिडीवियल हिस्ट्री में आपको अर्ली मिडीवियल पीरियड मैंने आपको बताया, ट्रांजिशन फेज है, जब आपका गुप्ता एम्पायर टूट जाता है, उसके बाद आपके बहुत सारी स्टेट्स निकलती हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनके बारे में आपको समझना है। जैसे आपके बंगाल में पालाज हैं, आपके इधर वेस्टर्न रीजन में गुर्जरा प्रतिहाराज हैं, तो उनकी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिस्टम ज़रा आपको समझने की ज़रूरत है। मोस्टली क्रोनोलॉजी के ऊपर ध्यान देना। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान बहुत होना चाहिए, बखूबी होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाइक रेवेन्यू सिस्टम, जैसे आप सब ने इक्ता सिस्टम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, उसकी डेवलपमेंट, किस तरीके से रेवेन्यू सिस्टम्स डेवलप होते हैं, किस तरीके से मिलिट्री सिस्टम्स, नई मिलिट्री टर्म्स जन्म लेती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री लेवल पर आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी के साथ साथ कोई नई डेवलपमेंट्स इन आर्किटेक्चर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, की टर्म्स के ऊपर ध्यान देना है। उसी के साथ साथ अगेन योर ग्लॉसरी, चाहे वो टर्किश वर्ड हो, चाहे आपके पर्शियन लिटरेचर के वर्ड्स हो, उनका मतलब आपको समझना है। जैसे आपको कई दफ़े शब्द देखने को मिलेंगे जैसे मीर बख्शी, इस तरीके से, तो आपको उनके मतलब एग्जैक्टली समझने हैं, क्लैरिटी के साथ समझने हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ फॉरेन इन्वेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं इन द रीसेंट टाइम्स, इन द लास्ट 5 years। कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स किसके टाइम पे आए, व्हाई डिड दे कम, व्हाट डिड दे डू, डिड दे सैक और दे वेंट बैक, और वॉज देयर एम जस्ट टू प्लंडर और टू कॉन्कर इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको इतनी क्लैरिटी होती नहीं है, तो एग्जाम में फिर क्वेश्चन तो आ जाता है, बट वही फेमिलियर है, लेकिन श्योर आंसर का नहीं पता है। तो ध्यान दोगे तो श्योरिटी के बारे में समझ में आएगा। फाइन। उसी के साथ साथ मुगल एम्पायर, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पॉलिसीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे अकबर की राजपूत पॉलिसी हो, चाहे आपके औरंगजेब की पॉलिसी हो। उसी के साथ साथ आपका आर्किटेक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ मुगल पेंटिंग्स, किस किंग ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एम्परर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या नए फीचर्स ऐड हुए आर्किटेक्चर में, क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई, किस तरीके से, किस आर्किटेक्चरल स्पेस में, जैसे आपका फतेहपुर सिकरी है, आगरा फोर्ट है, वहाँ पर क्या क्या आर्किटेक्चरल फीचर्स मिलते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। बट पर्टिकुलरली फोकस ऑन पॉलिसीज़, और आपको एम्परर्स के बारे में, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल एम्पायर हो, वो पता होना चाहिए। मोर सो पॉलिसीज में आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया अकबर के टाइम पे, चाहे वो आपका जागीरदारी सिस्टम हो, चाहे मनसबदारी सिस्टम हो, चाहे उनकी राजपूत पॉलिसी हो, इनके बारे में, उनका रिलीजन के ऊपर जो फोकस है, उसमें क्या क्या सिस्टम्स उन्होंने डेवलप करे, ना सिर्फ उसकी नॉलेज बट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी अबाउट दोज थीम्स की कोई भी क्वेश्चन इफ इट कम्स योर वे यू आर एबल टू सॉल्व इट। मिडीवल हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, बट अगर आते हैं तो फिर इन्हीं एरिया से आते हैं, हमको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक ऐसा टॉपिक जो मिडीवल हिस्ट्री में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कंसिडरिंग द करंट ट्रेंड्स, इज योर विजयनगर एम्पायर। मैं क्लासेस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इस एरिया में आपका विजयनगर एम्पायर लाई करता है, विच वी नाउ कॉल एज तमिलनाडु एंड केरला एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका रीजन। तो यहाँ पे जो जो इम्प्रूवमेंट्स हुई, जो जो किंग्स आए, इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर, हम्पी टेम्पल्स के बारे में आपने सुना होगा, टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। उसी के साथ साथ ये पोर्चुगीज़ जो ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया में आए, उनके कंटेम्प्रेरीज थे, उनके साथ इन्होंने कैसे साथ में ये लोग आए, कौन सी चीज़ विजयनगर एम्पायर से ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज़ ने ली, तो ये सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं।
तो टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर इनके रिलेशंस विद पर्टिकुलरली पोर्चुगीज, इनके डिक्लाइन और राइज, विजयनगर एम्पायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और उसी के साथ साथ उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे नायका सिस्टम, मच लाइक इकतादारी सिस्टम, आपको यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें दिखेंगी, तो उन सिस्टम्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये टर्म्स को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मराठा एम्पायर। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज एरियाज विच स्टूडेंट्स डू नॉट डू, बट इट इज इमर्जिंग एज अ हॉट टॉपिक। तो यहाँ पर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना, पेशवास के बारे में जानना, किस पेशवा ने क्या इंट्रोड्यूस किया, उसी के साथ साथ एक्सपेंशन, इनके सिस्टम्स, जैसे कुछ कीवर्ड्स इनसे एसोसिएटेड हैं जैसे चौथ और सरदेशमुखी। फेमिलियरिटी सबको होती है बट उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो नहीं पता होता। और पिछली वीडियो में जब मैंने आपको दिखाए थे हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने देखा था कितने क्लोजली एसोसिएटेड ऑप्शंस हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्लैरिटी के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। मराठा एम्पायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड सर्टेन कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद हिम, इनके आर्मी से रिलेटेड जो इनका वॉरफेयर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द छत्रपतिज एंड द पेशवा सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे हु मेड पेशवाशिप हेरिडिटरी, इस तरीके से सवाल। और साथ में मराठास में मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं एंग्लो मराठा वॉर, कौन सी वॉर हुई, कौन कौन सी ट्रीटी हुई, किस ईयर में हुई, किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है। तो मराठा एम्पायर को इंटरेस्ट से खास ध्यान देकर मच लाइक विजयनगर एम्पायर पढ़ना, क्योंकि ये इमर्जिंग थीम्स है। यूपीएससी इज टचिंग दोज एरियाज विच इट वाज नॉट आस्किंग सम टाइम बैक, फाइन। सो दैट इज अनदर थिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। जो भी आपकी भक्ति और सूफी मूवमेंट के स्ट्रीम्स हैं, पहले भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं। जितने भी आपके भक्ति सेंट्स हैं राइट फ्रॉम शंकराचार्य टू रामानुजाचार्य, उनके बारे में हमको समझना है क्या उनके की आइडियाज थे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, भक्ति मूवमेंट में एक सजेशन मैं आपको दूंगी, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगी। आप उसको जितना मिनिमाइज करोगे, जितना कम शब्दों में क्लियरली समझोगे कि शंकराचार्य क्या सोचते थे, आपके रामानुजाचार्य क्या सोचते थे, गुरु नानक क्या सोचते थे, संत कबीर क्या सोचते थे, किस टाइम पीरियड में ये फॉल करते थे, कहाँ इनका बर्थ हुआ, उसी के साथ साथ क्या क्या इनके की आइडियाज हैं, उनको बिल्कुल कंसाइज और क्लैरिटी के साथ अगर आप पढ़ोगे, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। उन्हीं के साथ रिलेटेड कुछ की वर्ड्स, की प्लेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की वर्क्स, जैसे कबीर दास से रिलेटेड वर्क है बीजक, उसी तरीके से शंकराचार्य ने बहुत सारे वर्क्स की भाषाएं, वो महाभाष्य, इस तरीके से कुछ वर्क्स हैं, उनके बारे में आपको जानना है। उनके की आइडियाज़, क्या सिस्टम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, क्या मठ इंट्रोड्यूस किए, कहाँ कहाँ किए, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो भक्ति सिस्टम, भक्ति का एज इट इज़ मीनिंग, क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड है, भक्ति सिस्टम, भक्ति मूवमेंट क्यों आई, उसी के साथ साथ आपके जो की सेंट्स हैं उनके रीजन्स, वहाँ पे उनके क्या क्या उनके की वर्क्स हैं, किस भाषा में लिखे, क्या क्या की आइडियाज़ हैं, क्या डिस्टिंक्शन है बाकियों के साथ। आप 4-4, 5-5 लाइन में भी एक भक्ति सेंट करोगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू। उसी के साथ साथ सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट के भी स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सूफी सिलसिलाज हैं, उनके बारे में जानकारी, उनके फाउंडर्स कौन हैं, उनके की आइडियाज़ भक्ति के साथ क्या ओवरलैप करता है सूफी मूवमेंट का, क्या की डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हमको लगता है ये मेंस की चीज़ें हैं बट प्री में भी ये सब पूछा जाता है, फाइन। उसी के साथ साथ अगर अब मैं समराइज करूँ क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी डेक्कन सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, उसी की तरह मुगल एम्पायर क्या क्या नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम्स ये इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी के साथ साथ आपका आर्किटेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, एंड लिटरेचर। बाय द वे, जो भी हमारी नॉलेज है, दिल्ली सल्तनत हो या मुगल एम्पायर हो, कुछ राइटर्स थे, चाहे आपके अरब राइटर्स हैं, आपने सुना होगा अल बरूनी या फिर आपका बर्नी है या फिर आमिर खुसरो है, इन सब के बारे में जानना, क्या वो लिखते थे, उनके जो वर्क्स हैं उनका क्या नाम है, क्या उनका मेजर आइडिया है। उसी के साथ साथ जो आपके फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं उन्होंने कई वर्क्स लिखे, अपने वर्क्स में उन्होंने क्या क्या 3-4 मेजर चीज़ें मेंशन करी, एज इट इज़ वन वर्ड क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इन योर मेडिवल हिस्ट्री।
नाउ लेट अस मूव ऑन टू मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, तो डेफिनेटली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। सबसे पहले अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस पहली दफ़े इंडिया में आते हैं 1498 में। इस टाइम पे आपके पोर्चुगीज़ आते हैं, फिर उसके बाद आपके आते हैं आपके 1605 में आपके डच आते हैं, 1608 में ब्रिटिश आते हैं, और ये फैलाव करते हैं थ्रू आउट इंडिया। इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं, नई सिटीज़ फाउंड आउट करते हैं, अपनी सेटलमेंट्स ढूंढते हैं। तो इनके बारे में बहुत तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्लास में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कहाँ पे चीज़ें कैसे हुई। उसी के साथ साथ मैपिंग, ये वो टाइम पीरियड है जब मुगल एम्पायर टूट रहा था, बिखर रहा था। ये वही टाइम पीरियड है, और इस टाइम पे नई स्टेट्स उभर कर आ रही थी। उन्हीं नई स्टेट से उठकर कुछ नई सिटीज़ बनी, कुछ सिटीज़ ब्रिटिश ने फाइंड आउट करी, कुछ इंडिपेंडेंट हो गई। तो अक्सर मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिस वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम, दिस वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम, एंड दिस वॉज अ सक्सेसर स्टेट, और दिस वॉज अ सिटी फाउंडेड बाय दिस यूरोपियन पावर। तो ये मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस में कौन कौन से यूरोपियंस आए, कहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, कौन सी फर्स्ट फैक्ट्री दी, हेडक्वार्टर्स, कौन सी सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश करी, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉन्ग विद मैप्स एंड विजुअल्स। यस, मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। उसी के साथ साथ पावर कंसोलिडेशन, हम पढ़ते तो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अपना फैलाव करती है, हम उसके लिए एक बड़ा एक की टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या चेंजेस आए, आप सबने पढ़ा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी। वो ऐसा एरिया है, मैंने एक साल नहीं देखा जब उसमें से क्वेश्चन ना आए, चाहे वो इंडियन काउंसिल एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। अगर हिस्ट्री में से 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से एक क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से आ रहे हैं, इट इज़ योर चांस, डू नॉट मिस इट, डू इट थरली। फाइन। उसी के साथ साथ पेजेंट अपराइजिंग्स, आपने कई दफ़े अगर PYQs देखे आपने देखा होगा, रिबेलियंस के ऊपर क्वेश्चन आया, संथाल रिबेलियन हो गया, मुंडा उलगुलान के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, वैगन ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू, ऐसे शब्द, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो पेजेंट मूवमेंट्स कहाँ हुई, क्या नेचर था, व्हाट वाज द रीज़न, किस चीज़ के अगेंस्ट था, क्या उसका आउटकम था, किस टाइम पीरियड में हुई, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपका कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं हमेशा पूछना जब मूवमेंट्स करेंगे। और उसी के साथ साथ किन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करी, क्या उनका नेचर था, उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसी के साथ साथ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, आई एम श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा है। हाल ही इवन राजा राम मोहन रॉय के ऊपर क्वेश्चन आया 2025 में, और ये पहली दफ़े नहीं है। ज्योतिबा फूले के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जिसने ब्रिटिश जो कल्चरल डोमिनेशन है, उनकी क्रूरता एट एजुकेशनल एंड रिलीजियस लेवल, जब वो इंग्लिश एजुकेशन इम्पोज कर रहे थे, वेस्टर्न साइंसेज इम्पोज कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज ला रहे थे, तब किस तरीके से हमारे इंडियंस ने, स्पिरिचुअल लीडर्स ने, और उसी के साथ साथ सोशल लीडर्स ने हमको किस तरीके से उस कल्चरल डोमिनेशन से बचाने की कोशिश करी, किस तरीके से सेल्फ प्योरिफिकेशन, हमारी कम्युनिटी में जो कमियां थी उसको ठीक करने की कोशिश करी, वेस्ट के किस तरीके से अच्छी चीज़ें पिकअप करी, ईस्ट की बुरी चीज़ें इन्होंने ठीक करी, किस तरीके से वेस्ट की इम्पोजिशन को दूर किया। दो तरीके के मूवमेंट्स आप करोगे, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट, तो उनके बारे में जानना, कीवर्ड्स रिलेटेड टू देम, टाइम पीरियड, किस सिस्टम के अगेंस्ट, कुछ की वर्क्स मतलब लिटरेचर, क्या लिखा गया उस टाइम के दौरान, तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस इकलौती पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ना ही ये पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जो चीज़ें हमको माइन्यूट लगती हैं उनके ऊपर वो ध्यान ज़्यादा दे देते हैं, और एग्जाम में फिर वही प्रॉब्लम होती है कि नहीं याद आती हैं चीज़ें, बिकॉज वी हैव नॉट स्ट्रेस्ड ऑन देम। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम्स जैसे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, क्या मूवमेंट्स और इवेंट्स वो लेकर आए, क्या लोग उससे एसोसिएटेड
रिलेटेड थे, क्या की आइडियाज़ के ऊपर वो बेस्ड थे, ये चीज़ें आपके लिए पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को मत भूलना, और इसके बाद पे जो नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए तो वी विल डू देम। उसी के साथ साथ ये तो आप सबको पता ही है, गांधीयन फेस इट नेवर ग्रोज ओल्ड। ऐसा कोई साल नहीं है जब गांधी जी के टाइम पीरियड की इवेंट्स और उनकी मूवमेंट्स की नुआंसेस यूपीएससी ना पूछ ले। कभी सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब के ऊपर साल दर साल आखिरी 5 साल में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसी के साथ साथ गांधी जी के सोशल एफर्ट्स, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एफर्ट्स, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आया। तो गांधीयन इरा को तो घोट के पी जाओ, अच्छे से करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फाइन। एंड देन पर्सनैलिटीज, गांधी जी के अलावा और भी बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं, चाहे वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हों जैसे आपके BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, एंड वो वाली पर्सनैलिटीज़ जिनके बारे में हम उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं जैसे श्री औरोबिंदो, इनके बारे में हमको जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या इनके की आइडियाज़ थे, किस ऑर्गेनाइजेशंस के ये पार्ट थे, क्या ऐसी लिटरेचर इन्होंने लिखा है, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमको याद रखनी है, किस मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसी के साथ साथ वुमेन पार्टिसिपेशन इज समथिंग यूपीएससी इज पुटिंग देयर फोकस ऑन। तो पर्सनैलिटीज़ में सिर्फ मेन नहीं, वुमेन को भी ध्यान देना। जैसे रखमाबाई के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, पंडिता रामाबाई के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर क्या किया। उसी के साथ साथ सरोजनी नायडू, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है। फाइन। और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन आपका 1940s से लेकर 1947 तक का टाइम पीरियड, इसमें जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, क्या चेंजेस आए, क्या ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने डिफरेंटली इंट्रोड्यूस करी, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन से रिलेटेड मुस्लिम लीग ने क्या किया, आईएनसी से क्या किया, इन सारी चीज़ों को तो बहुत अच्छे से करना है। ये टाइम पीरियड में भी क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारा सिलेबस ही मैंने आपको बता दिया, बट जैसे कि मैंने बताया ऑल थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उन थीम्स में कुछ ऐसे माइक्रो टॉपिक्स जो अगर हमको मेंटली पता हो कि अगर इन पे ध्यान दे देंगे तो चीज़ें बेहतरीन हो सकती है। क्वेश्चन जस्ट जैसे आता आता कई बार क्वेश्चन रह जाता है जस्ट बिकॉज हम ध्यान नहीं देते हैं, वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। ना सिर्फ आप फेमिलियर होंगे बट उसको सॉल्व करोगे। सो ये प्रायोरिटी एरियाज हैं विद इन दीज चैप्टर्स, प्लीज फोकस ऑन देम। यूरोपियंस में, अराइवल ऑफ यूरोपियंस में इनफैक्ट क्या चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस की, क्या क्रॉप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की, ऐसी चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फाइन। उसी के साथ साथ अब आपके आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपके 2 तरीके की आर्ट्स होती हैं, एक तो विजुअल आर्ट्स एंड दूसरी आपकी होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर विजुअल आर्ट्स की बात करें, ये कंप्लीटली ओवरलैप है एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री का। विजुअल आर्ट्स में आपके आर्किटेक्चर आते हैं, आर्किटेक्चर में आपके मॉन्यूमेंट्स, केव्स, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसी के साथ साथ आपके पिलर्स, हमने अशोकन पिलर्स की बात करी थी, ना सिर्फ आपको उनके फीचर्स के बारे में जानना है, उसी के साथ साथ कहाँ वो एरियाज़ हैं, क्या उनके नाम हैं, अगेन कौन सी नदी बह रही है वहाँ पर, क्या उसके यूनिक फीचर्स हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना है, उसके यूनिक फीचर्स एंड उसी के साथ साथ आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मुगल्स, और इस बीच में आप रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर को मत भूल जाना, बिकॉज यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन दैट। क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में बनी ठनी पेंटिंग्स के ऊपर, लेकिन वो इकलौता क्वेश्चन नहीं है, ऐसी चीज़ें आती हैं। इस केस में हम क्या करें, डू नॉट रन आफ्टर मल्टीट्यूड ऑफ रिसोर्सेज, लिमिट योर रिसोर्सेज, लेकिन उसमें जो है चाहे वो रीजनल हो चाहे वो ओवरऑल लेवल पर हो, उसको बहुत अच्छे से इत्मीनान से करना है। ठीक है, जैसे आपका पेंटिंग्स में ही आपके राजस्थान जो आपका राजपूत स्कूल है उसमें आपके बहुत सारे स्कूल्स हैं विद इन दैट, तो वो चीज़ें पे आप ध्यान से उसको पढ़िए, कौन से स्कूल का क्या नाम है, कौन से उसके मेजर पेंटर्स थे, कौन कौन सी मेजर फेमस पेंटिंग्स हैं, उसको याद करने में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो अभी हाल ही में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और आते रहेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपकी लिटरेरी आर्ट सेकंड इन प्रायोरिटी, लिटरेचर इन एनी फॉर्म, ऐसा
कोई साल नहीं है जिस पे इस पे 1 या 2 क्वेश्चन ना आए हो, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री हो, किसी भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर, चाहे वो ट्रैवल अकाउंट्स हो, चाहे वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हो, चाहे वो कोई प्लेज हो, अगर वो आपको लिटरेचर दिखता है, चाहे एंशिएंट एंड मिडिवल, नो यू हैव टू नो दैट क्या लिटरेचर का नाम है, किस भाषा में लिखा है, किस ऑथर ने लिखा है, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, क्या उस ऑथर के कोई और भी लिटरेचर्स हैं कि नहीं है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। और उसी के साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस उतने ज़्यादा आते नहीं हैं, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स जो आप परफॉर्म कर रहे हो सिंपली, उसी में आपको जैसे सो टू स्पीक आपका डांस है, एटलीस्ट आपके मेजर डांस फॉर्म्स आप, आई होप आप सबको पता है। उसी के साथ साथ हमारा म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, उसी के साथ साथ आपका यूनेस्को इनटेंजिबल हेरिटेज, इनकी लिस्ट तो कर ही लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर हमारे आता है फोक आर्ट्स, जिनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन अगर वो करंट अफेयर्स में है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फोक आर्ट्स के लिए यू स्टिल लिमिट योर रिसोर्सेज, मेजर फोक आर्ट्स के बारे में जानो, समझो, जीआई टैग्स के बारे में थोड़ा बहुत समझो, बट डोंट फ्रेट टू मच बिकॉज देयर इज टू मच टू लर्न। मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दीज आर कंसेप्चुअल एरियाज, यहाँ पे आप ध्यान दें, ठीक है। सो दिस इज मोस्टली अबाउट आर्ट एंड कल्चर। फाइन, तो आखिरी मेरा क्या आपको सजेशन रहेगा, सबसे पहले all subjects in history are important but some themes are more important which you can predict, which I've already told you। जैसे आप प्री हिस्ट्री में लोकेशंस के ऊपर खास ध्यान देंगे, वहाँ पर क्या फाइंडिंग्स हैं, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देख मटीरियल कल्चर के ऊपर ध्यान देंगे, सिटीज़ के बारे में जानेंगे, वैदिक पीरियड में लिटरेचर के बारे में ध्यान देंगे, उस लिटरेचर, उस उपनिषद में क्या की आइडियाज़ है, इस तरीके से सवाल आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियंस की सेटलमेंट्स कब हुई, कहाँ हुई, किस राज्य से वो सेटलमेंट ली गई, उसके बारे में क्वेश्चंस हैं, वो थीम्स के ऊपर आप ध्यान देंगे, ये सब लर्निंग्स कहाँ से, एनालिसिस ऑफ PYQs ऑलवेज, ओके। उसी के साथ साथ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is map based learning. Yes, it is not limited to geography. Map based learning is the key to your exam success in history portion, चाहे वो ancient history हो, चाहे वो medieval history हो, knowledge, visuals about locations, especially in modern history, जानना बहुत ज़रूरी है। हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे because it tests your conceptual knowledge over rote learning। तो maps के ऊपर आपको ध्यान देना है। जब हम क्लासेस में बात करेंगे वी आर गोना यूज अ लॉट ऑफ मैथ्स, सो यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। उसी के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इट इज़ नॉट अबाउट बिग थिंग्स बट बेसिक टर्म्स विच यू आर फेमिलियर विद। डू यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग्स, टर्म्स, रिलीजियस आइडियाज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, जैसे मैंने आपको बताया इक्ता सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, इनकी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्या इसके फीचर्स थे, क्या डिस्टिंक्शन थी दूसरे सिस्टम के साथ, ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर मॉडर्न हिस्ट्री में परमानेंट सेटलमेंट, रियातवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, एग्जैक्टली क्या इनके फीचर्स हैं और क्या डिफरेंस है वो आपको यूपीएससी पूछता है। फाइन, एंड फाइनली माइक्रो फैक्ट्स, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया है, हिस्ट्री में प्रिसीजन टेस्ट होती है, इसीलिए हम हिस्ट्री को इतनी दफ़ा रिवाइज करते हैं कि वो प्रिसाइज चीज़ें हम मिस ना कर दें। वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है, ज़रूरी नहीं है डेट्स याद करनी है, बट एक फेयर आइडिया क्या चीज़ कहाँ फॉल करती है उस चीज़ का एक फेयर आइडिया रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ पर्सनैलिटीज़, आपको की पर्सनैलिटीज और इनके की कंट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, एंड फाइनली लिटरेचर। सो मैथ्स, दैट इज आर्कियोलॉजी, लोकेशंस, लिटरेचर, पर्सनालिटीज़, उसी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एंड ये मत भूलिएगा कि अगर मैंने बोल दिया कि ये कॉन्सेप्ट कर लो तो ये कॉन्सेप्ट कर जाएंगे तो हिस्ट्री पार हो जाएगी, काफ़ी हद तक हो जाएगी, लेकिन हमको सब कुछ पढ़ना है, बट तवज्जो कई चीज़ों पे आपको इंटरेस्ट से देना है, शौक से देना है, किस पे क्वेश्चंस आएंगे, और 15-16 क्वेश्चंस इज नो जोक, ओके। सो दीज आर माई सजेशंस, दोज एरियाज इन हिस्ट्री फ्रॉम ऑल द थीम्स इन एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री अलॉन्ग विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर या कल्चर, उसमें से कौन कौन से थीम्स हैं जहाँ पर आप प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।